एफएम में जो आज टॉपिक रहेगा वो रहेगा केस फ्लो। तो आज केस फ्लो के बारे में पढ़ेंगे अपन। पहले मैं आप लोगों को फॉर्मेट समझा देता हूँ केस फ्लो का। क्या होता है केस फ्लो? केस फ्लो, ध्यान देना। केस फ्लो क्या होता है? केस का इनकमिंग और केस का आउटगोइंग, मतलब केस इनफ्लो और केस आउटफ्लो, केस का आगमन और केस का निर्गमन बताता है केस फ्लो। तो केस फ्लो जब अपन समझते हैं तो केस फ्लो के दो मेथड रहेंगे। तो आप लिखिएगा मेथड कितने रहेंगे? दो। पहला कौन सा मेथड रहेगा? डायरेक्ट मेथड। दो मेथड रहेंगे। डायरेक्ट मेथड पहला रहेगा। दूसरा कौन सा रहेगा? वो रहेगा इनडायरेक्ट मेथड। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो इनडायरेक्ट मेथड के सबसे ज़्यादा आते हैं। आज अपन पहले इनडायरेक्ट मेथड को ही समझेंगे, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। तो अपन समझ रहे हैं केस फ्लो, केस का इनफ्लो और केस का आउटफ्लो बताता है केस फ्लो। मेथड रहे दो, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। अब अपन जब केस फ्लो पढ़ते हैं तो इसमें एक्टिविटी होती है, वो तीन एक्टिविटी होती है। कितनी एक्टिविटी रहेगी? वो तीन एक्टिविटी रहेगी। पहली जो रहेगी वो रहेगी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरी जो रहेगी वो रहेगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और जो थर्ड रहेगी वो रहेगी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन तीनों के बारे में समझेंगे। पहले हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी समझते हैं, फिर इन्वेस्टिंग, फिर फाइनेंसिंग। पहले फॉर्मेट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी का बताऊंगा, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। पहले समझते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है। ये किसी भी बिजनेस से रिलेटेड होती है। जैसे मान लो कोई भी कंपनी व्यापार जो कर रही है वो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। उस संस्था का जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चला जाएगा। और फाइनेंसिंग में, फाइनेंस से संबंधित सभी चीज़ें उसकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में चली जाती है। जैसे इसका सेल है, इसके डेटर हैं, इसके क्रेडिटर हैं, वेजेज हुआ, एक्सपेंसेज हुए, वो सब ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होते हैं। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाता है, मतलब ये ट्रेडिंग P&L से रिलेटेड होती है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या जाएगा? जैसे फिक्स असेट्स हुई, इन्वेस्टमेंट हुआ, उसका फर्नीचर हुआ, बिल्डिंग हुई, ये उसका इन्वेस्टमेंट है। फाइनेंसिंग में क्या जाएगा? जैसे इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर हुआ, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर हुआ, डिबेंचर हुआ, लोन, ये सब फाइनेंसिंग में आएगा। इनके बारे में डिटेल से अपन यहाँ पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मेथड पढ़ेंगे, वो रहेगा इनडायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड रहेगा? इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड बाद में पढ़ेंगे। जब इनडायरेक्ट मेथड समझ में आ जाएगा तो डायरेक्ट मेथड भी समझ में आ जाएगा। देखो, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड में चेंज क्या होता है? ये जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है ना, वो दोनों में अलग अलग रहती है। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग दोनों में सेम होती है। तो अगर आपको इनडायरेक्ट मेथड समझ में आ जाता तो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तो समझ में आ जाएगा, केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी को अलग से समझना पड़ेगा। और जब अपन ऑपरेटिंग एक्टिविटी डायरेक्ट मेथड में करते हैं ना, तो क्या होगा? सेल से स्टार्ट करना पड़ेगा। डेटर का कलेक्शन है, क्रेडिटर का पेमेंट है, उससे स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन जब अपन इनडायरेक्ट मेथड पढ़ेंगे तो अपन सेल से स्टार्ट नहीं करेंगे, डेटर से स्टार्ट नहीं करेंगे, प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे। देखो, इनडायरेक्ट मेथड मतलब इनडायरेक्ट जा रहे हैं तो प्रॉफिट डायरेक्ट थोड़ी होता है। प्रॉफिट तो निकाल के दिया हुआ, उससे अपन इनडायरेक्ट पढ़ रहे हैं। तो इनडायरेक्ट मेथड प्रॉफिट से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले अपन ये स्टार्ट करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी, केस फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपको कैलकुलेट करना है। तो जब आप इनडायरेक्ट मेथड से कैलकुलेशन करें तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट देखें क्वेश्चन में। तो ये स्टार्ट होता है नेट प्रॉफिट से। तो अपन ने लिखा नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट भी दो टाइप का हो गया, एक तो बिफोर टैक्स हो गया, एक आफ्टर हो गया। तो बिफोर है या आफ्टर है। आपको जो क्वेश्चन में मिलता है ना वो लगभग आफ्टर मिलता है। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आपको क्या करना है? इसको पहले बिफोर बनाना है।
तो या तो इसका वर्किंग नोट बना लो बिफोर बनाने के लिए, या इसी में इसका एडजस्टमेंट कर लो, तो ये ऑटोमेटिकली बिफोर बन जाएगा। तो बिफोर टैक्स बनाने के लिए इसमें कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। तो पहला एडजस्टमेंट क्या रहेगा, वो एडजस्टमेंट रहेगा प्रपोज डिविडेंड का। कौन सा डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड। तो क्वेश्चन में आपको देखना होगा कि क्वेश्चन में प्रपोज डिविडेंड दिया हुआ है क्या। ज्यादातर क्वेश्चन में प्रपोज डिविडेंड मिलता है, तो अपन प्रपोज डिविडेंड को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब ये क्यों ऐड हुआ इसके बारे में अपन बाद में समझेंगे जब फॉर्मेट पूरा हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। सेकंड जो ऐड करना है वो आपको ऐड करना है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ऐड करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ये भी ऐड करेंगे। ये भी ऐड क्यों किया जाता है, देखो ये आफ्टर है, इसको बिफोर बनाने के लिए टैक्स ऐड हो रहा है। इन दोनों के अकाउंट बनाने होते हैं। ये अकाउंट अगर आपको नहीं आते तो फिर एडजस्टमेंट नहीं होता। तो ये डिटेल आपको क्वेश्चन में मिलेगी। इसका अकाउंट बनाना भी सिखाएंगे जब फॉर्मेट पूरा हो जाएगा कैश फ्लो का, उसके बाद फिर ऐड करिए। अगर आप लोगों ने किसी भी रिजर्व में ट्रांसफर किया, ट्रांसफर इन रिजर्व, अगर रिजर्व में ट्रांसफर दिख रहा है आप लोगों को तो ट्रांसफर इन रिजर्व भी ऐड करना है। अब आपको कैसे पता चला कि ऐसे सर ट्रांसफर इन रिजर्व हुआ, बस आप एक बार इतना पढ़िए ट्रांसफर इन रिजर्व आया तो ऐड करेंगे। कैसे पता चलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले फॉर्मेट लिख लेते हैं फिर बारे में डिस्कस करेंगे। फिर ऐड क्या करेंगे, ये होता है प्रपोज डिविडेंड। एक डिविडेंड और होता है उसका नाम होता है इंटरिम डिविडेंड, वो हमेशा ऐड करना है इसमें, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। तो इंटरिम डिविडेंड भी आप ऐड कर दीजिएगा। तो इंटरिम डिविडेंड ऐड हो जाएगा, ट्रांसफर इन जनरल रिजर्व ऐड हो जाएगा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ऐड हो जाएगा, प्रपोज डिविडेंड ऐड हो जाएगा। तो ये बिफोर टैक्स आ जाएगा। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर की जगह क्या बन जाएगा, बिफोर बन जाएगा। उसके बाद क्या एडजस्टमेंट करेंगे, फिर हम इसमें ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन क्यों ऐड करते हैं इसका भी रूल है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो डेप्रिसिएशन आपको क्वेश्चन में ऐड करना है। और क्या ऐड करेंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एंड शेयर। अगर आपने प्रीमियम दिया, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल एंड डिबेंचर, रिडम्पशन करते अगर आपने प्रीमियम दिया है तो वो भी यहां ऐड हो जाएगा। अब ये भी कब ऐड होगा वो भी आपके बारे में बताएंगे, आगे ध्यान रखिए। फिर ऐड करेंगे इसमें अपन, अगर आपने कोई भी एसेट सेल आउट की और उस पर लॉस हुआ तो ऐड करना है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स, किसी भी फिक्स असेट्स को बेचने से लॉस हुआ तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते समय प्रॉफिट में ऐड हो जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे और क्या ऐड करेंगे, अगर गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट आपके पास दिया हुआ है, या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस इनका रिटर्न ऑफ है, वो भी ऐड करेंगे। क्या क्या ऐड करेंगे, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, रिटर्न ऑफ। ये रिटर्न ऑफ को क्या होता है इसके बारे में भी समझेंगे, ये भी ऐड होगा तो इसको भी हम ऐड कर देंगे। फिर और क्या ऐड करेंगे, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर। अगर आपने डिस्काउंट दिया, इश्यू किया शेयर एंड डिबेंचर को, उसको भी आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ये भी आपके लिए ऐड हो जाएगा। तो वापस बताते हैं, प्रपोज डिविडेंड ऐड करना है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ऐड करना है, ट्रांसफर इन जनरल रिजर्व ऐड करना है, इंटरिम डिविडेंड ऐड करना है, डेप्रिसिएशन ऐड होगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एंड शेयर ऐड होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स भी ऐड होगा। गुडविल का,
पेटेंट का, ट्रेडमार्क का, कॉपीराइट का, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का रिटर्न हुआ, ओप हुआ, वो भी ऐड हो जाएगा। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, वो भी ऐड हो जाएगा। अगर आपने इंटरेस्ट पेड किया, इंटरेस्ट पेड, उसे भी आपको ऐड करना है, इंटरेस्ट पेड ऐड हो जाएगा। अब इसमें से कुछ अमाउंट लेस होंगे, उनको भी अपन ध्यान रखेंगे। लेस कौन कौन से होंगे? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट तो ऐड होता है, तो बताओ। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। अगर आप ये लेस नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स भी लेस करना पड़ेगा। और फिर इसमें जब ये अमाउंट एड लेस हो जाता है तो इसमें करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट करना होता है। तो करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट भी इसमें करना पड़ेगा। तो लायबिलिटी अगर इंक्रीज हुई तो ऐड क्या करेंगे? इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो ऐड करना होगा लेस डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अगर करंट लायबिलिटी डिक्रीज हुई तो लेस करना पड़ेगा। तो इसका रूल देखो, अगर लायबिलिटी बढ़ती है ना तो ऐड हो जाती है, और घटती है ना तो लेस हो जाती है। अब इससे आपके पास उल्टा रहेगा जब अपन करंट असेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो लेस क्या करेंगे? अगर करंट असेट्स इंक्रीज हुई, इंक्रीज इन करंट असेट्स, करंट असेट्स इंक्रीज हो रही है तो क्या करेंगे? लेस करेंगे। ऐड क्या करेंगे? डिक्रीज इन करंट असेट्स। अगर करंट असेट डिक्रीज होती है तो क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। जब ये ऐड हो जाएगा तो इसमें से एक अमाउंट लेस करना पड़ेगा, वो रहेगा लेस टैक्स पेड। जैसे ही आप टैक्स पेड लेस कर देंगे, यह अमाउंट आपके पास आ जाएगा। तो ऐड लेस आप कर लीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो या तो कैश फ्रॉम होगा, कैश यूज होगा। अगर प्लस में आया तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा, और अगर ये माइनस में आ रहा है तो ये कैश यूज हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। प्लस आता है तो फ्रॉम होता है, और माइनस आएगा तो यूज हो जाएगा। तो ये आपके फॉर्मेट रहेगा। पहले आप फॉर्मेट लिख लीजिएगा, इसके बारे में अपन समझेंगे कि प्रपोज डिविडेंड क्यों ऐड होता है, प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड क्यों होता है, ट्रांसफर इन रिजर्व क्यों ऐड होता है, इंटरिम डिविडेंड कैसे ऐड होता है, डेप्रिसिएशन क्यों, इनके भी रूल रहेंगे। और ये करंट असेट्स करंट लायबिलिटी का भी अपन पढ़ेंगे। तो ये आपके पास फॉर्मेट रहेगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। तो पहला लिखिएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो अब मैं आप लोगों को इसका रूल बताता हूँ, फॉर्मेट आपने बना लिया होगा। देखो यहाँ से पता चलेगा कि ये एड लेस क्यों होता है। ये क्या लिख रखा है? कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो मैंने आपको पहले भी समझाया था, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब क्या है? जो संस्था जो बिजनेस कर रही है उससे वो कितने रुपए कमा रही है या कितना अर्न कर रही है, कितने रुपए आपके पास उसके पास आ रहे हैं, वो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आने वाला कैश, ये बताती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखो अपने यहाँ लिया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये तो वो प्रॉफिट है जो टैक्स देने के बाद बचा हुआ है। तो मतलब संस्था ने या कंपनी ने इसमें से टैक्स दे दिया। अगर अभी टैक्स नहीं देती तो इस मतलब इसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो अमाउंट होता वो बहुत ज़्यादा होता, अधिक होता। तो अपन को क्या करना पड़ा? पहला एडजस्टमेंट जो करना पड़ा वो प्रोविजन फॉर टैक्स का किया एडजस्टमेंट। तो प्रोविजन फॉर टैक्स मतलब आपने टैक्स चुका दिया या उसका प्रोविजन बना लिया P&L से। तो अगर वो प्रोविजन बना तो वो बना तो P&L में से ही ना, या नेट प्रॉफिट में से तो बना। तो प्रॉफिट में से बना तो वो प्रॉफिट को कम करके बना। तो जब प्रोविजन फॉर टैक्स था उसने आपके प्रॉफिट को पहले कम कर दिया। तो एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो पहला आपने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ऐड किया। अभी प्रपोज डिविडेंड के बारे में पढ़ेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स तो बोर्ड पे ध्यान देना, मैं एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लो किसी संस्था का प्रॉफिट है वो 4000 है, ये आफ्टर टैक्स है, आफ्टर
टैक्स, और संस्था ने टैक्स दिया वो 2000 रुपये का दिया। आप इस अमाउंट को बढ़ा भी सकते हैं, जैसे मान लो ये 40,000 का प्रॉफिट है और उसने टैक्स दिया वो 20,000 रुपये का दिया। अगर आफ्टर टैक्स 40,000 है, अगर संस्था टैक्स नहीं देती तो मतलब संस्था के पास प्रॉफिट कितना होता? 60,000 होता ना। क्यों? संस्था ने 20,000 का टैक्स दे दिया, तो संस्था ने टैक्स दिया 20,000 का, तो संस्था के पास कितना बचा? 40,000। ऐसे आप पे भी तो रूल लागू होता है, जैसे मान लो आपने आफ्टर टैक्स 40,000 है और 20,000 का टैक्स चुका दिया, तो अगर आप नहीं चुकाते तो टोटल प्रॉफिट आपके पास कितना होता? 60,000 होता। तो मतलब संस्था के पास वास्तविक प्रॉफिट कितना था? एक्चुअल में प्रॉफिट था वो 60,000 था, 60,000 था, लेकिन उसमें से संस्था ने 20,000 का टैक्स चुका दिया, इसलिए आफ्टर कितना बचा? 40। तो ये आफ्टर टैक्स ही हमने यहाँ लिखा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये तो एक्चुअल में नहीं है ना, मतलब ये एक्चुअल डाटा नहीं है। तो इसको अपन ने क्या किया, जैसे ही अपन इसको ऐड करेंगे तो ये अपन को एक्चुअल स्थिति को बताएगा, तो अपन एक्चुअल में प्राप्त कर लेंगे, इसलिए ये इसमें ऐड हो जाता है। अब अपन ऐसे ही प्रपोज डिविडेंड को समझते हैं। मान लो संस्था ने कमाया 60,000 ही था, 20,000 का तो टैक्स दे दिया, बचा संस्था के पास 40,000। मान लो 40,000 में से डिविडेंड बांट दिया। डिविडेंड बांटती है तो संस्था का प्रॉफिट कम हो जाता है। मान लो संस्था ने 10,000 का डिविडेंड बांट दिया, तो संस्था के पास तो प्रॉफिट कितना बचा? 30,000 बचा। तो वास्तविक प्रॉफिट 30,000 थोड़ी है एक्चुअल में, तो एक्चुअल प्रॉफिट तो कितना है? 60,000 है। तो अपन क्या करेंगे, पहले प्रॉफिट लेंगे 30,000 का, इसमें प्रपोज डिविडेंड जोड़ेंगे 10,000 का, ऐड किया प्रपोज डिविडेंड और फिर टैक्स ऐड कर दिया, तो बताओ टोटल कितना आया? 60,000। तो एक्चुअल में प्रॉफिट था भी कितना? 60,000 ही था। तो इसलिए आपके पास क्या होता है, अगर आपने प्रपोज डिविडेंड और टैक्स चुकाया है तो उसको आपको ऐड करना पड़ेगा, इसलिए प्रपोज डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। अब इन तीनों रूलों को अपन वापिस समझते हैं। ट्रांसफर इन जनरल रिजर्व लेते हैं, ध्यान देना। प्रॉफिट कितना था? 60,000 था, ध्यान देना। संस्था के पास 60,000 का प्रॉफिट था, 10,000 का तो उसने डिविडेंड दे दिया, तो संस्था के पास कितने बचे? 50,000 बचे ना। 50,000 में से 20,000 का टैक्स दे दिया, तो संस्था के पास बचे 30,000। मान लो 30,000 में से संस्था ने आपके पास 10,000 रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए, रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए, तो संस्था के पास कितने बचे? 20,000 बचे। बताइए क्या एक्चुअल में 20,000 अर्न किया था संस्था ने या 60,000 अर्न किया था? तो ध्यान देना, डिविडेंड प्रॉफिट को पहले लेस कर चुका है, टैक्स भी पहले लेस कर चुका है, और ट्रांसफर इन रिजर्व भी P&L को पहले लेस कर चुका है। तो अगर ये पहले आपके पास लेस हो चुके हैं तो अपन इन्हें क्या कर देंगे? वापिस ऐड कर देंगे। तो देखो 20,000 में ऐड करते हैं, 20,000 में जनरल रिजर्व ऐड किया 10,000 तो हो गया 30, 30 में 20 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 50, और 50 में 10 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 60। तो मैं वहां आपके पास अमाउंट लिखता हूं, देखना। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो मान लो संस्था का 20,000, मैंने 20,000 लिख रखा था, 20,000, तो ये था 20,000। अब अपन इसमें ऐड करेंगे प्रपोज डिविडेंड, जो संस्था का प्रपोज डिविडेंड है, डिविडेंड था वो 10,000 था, तो 10,000 आप इसमें ऐड कर दीजिए। फिर टैक्स आपका 20,000 है, 20,000 ऐड कर दीजिए। फिर था ट्रांसफर इन रिजर्व है, तो ट्रांसफर इन रिजर्व था वो 10,000 था, तो 10,000 भी आपने ऐड कर दिया। ऐसे ही आपके पास इंटरिम डिविडेंड भी हो सकता है, उसको भी अपन ऐड करेंगे। तो मान लो जैसे इंटरिम डिविडेंड होता वो भी ऐड हो जाता। मान लेते हैं एक बार 5,000 इंटरिम डिविडेंड भी है, वो भी ऐड हो जाएगा। तो ये जो कैलकुलेशन रहेगी ना, ये आपके पास संस्था के पास कौन सी रहेगी? ये बिफोर आ जाएगा, ये पहले आफ्टर था, ये बिफोर हो जाएगा। अब मान लो अपन कहते हैं
कि इंटरिम डिविडेंड है ना वो नील था, तो अपन ने अमाउंट नील कर दिया। तो ध्यान देना ये सब ऐड करते हैं अपन 20, 30, 50 और 60। तो अपन कहेंगे कि संस्था का जो एक्चुअल प्रॉफिट था ना वो कितना था, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो उसने 20,000 बता रखा था, लेकिन एक्चुअल में देखें तो 60,000 है। तो ये 60,000 यहाँ हमने लिख रखा था, इसीलिए इनको ऐड किया जाता है। पहले ये लेस हो चुके थे इसलिए हमने इनको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। फिर रूल हुआ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम है। कौन सा आइटम है, नॉन कैश आइटम। ये भी आपके प्रॉफिट को पहले कम करता है, इसने भी आपके प्रॉफिट को कम कर दिया था पहले। तो ये अगर आपके प्रॉफिट को पहले कम कर चुका है तो अपन इसको भी क्या कर देंगे, वापस ऐड कर देंगे। ये पहले लेस होता है P&L में से। जब अपन P&L बनाते हैं तो 11वीं 12वीं में जब अपन P&L बनाते थे तो यह आप मान लो फर्स्ट ईयर में जब आपने P&L बनाया था तो आपको पता होगा डेप्रिसिएशन P&L के आपके पास डेबिट पक्ष में जाता था, तो ये भी लाभ को कम कर देता है। तो ये लाभ को पहले कम कर चुका था, ये नॉन कैश आइटम है। तो नॉन कैश आइटम है मतलब ये तो कैश आइटम बता रहे हैं अपन, तो नॉन कैश आइटम इसमें वापस ऐड हो जाएगा। तो जैसे डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में होगा उसे आप यहाँ ऐड कर देंगे। अब ध्यान देना, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एंड शेयर, मतलब आप प्रीमियम देते हैं किस पर, रिडम्पशन पर, प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर पर, जो भी है। ध्यान देना, प्रीमियम दिया आपने मान लो 20,000 का, रिडम्पशन हुआ डिबेंचर का या प्रेफरेंस शेयर का या किसी भी शेयर का आपने रिडम्पशन किया। बताओ जब आप रिडम्पशन इसका करेंगे तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रीमियम जो भी चुकाया जाएगा वो P&L में से चुकाया जाएगा। इसकी जो एंट्री होगी वो होगी P&L DR होगा और ये प्रीमियम CR हो जाएगा। तो जब ये P&L को कम करेगा तो ये जैसे P&L को पहले कम कर चुका है तो अपन इसको भी ऐड कर देते हैं। तो मान लेते हैं डेप्रिसिएशन है ना वो 20,000 था क्वेश्चन में, तो अपन उसे ऐड कर देंगे। तो जैसे ये ऐड हुआ अपन ऐड किया, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर मान लो ये भी 20,000 था, तो ये भी P&L को पहले कम कर चुका है। इसकी एंट्री आपको आनी चाहिए, ये होती है P&L अकाउंट दिया टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर। क्या एंट्री होती है, P&L डेबिट हुआ, P&L अकाउंट DR हुआ था टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ आपके पास प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर जो भी हुआ। देखो P&L डेबिट हुआ, अगर P&L डेबिट हुआ मतलब ये P&L को पहले कम कर चुका है। तो अगर ये प्रीमियम पहले कम कर चुका है तो हम वापस ऐड कर देंगे एक्चुअल लाने के लिए, इसलिए इसको ऐड कर दिया जाता है। फिर देखो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स। बताओ आपने कोई असेट्स बेची और उस पर आपको लॉस हो गया, चाहे वो फर्नीचर बेचा हो, चाहे बिल्डिंग बेची हो, चाहे मशीनरी बेची हो, कुछ भी बेचा, लॉस हुआ। बताओ अगर आपने कोई फिक्स असेट्स बेची और उसके कारण लॉस हुआ तो लॉस आपके P&L को कम कर चुका है। तो वो लॉस तो किसी फिक्स असेट्स का है ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का थोड़ी है, तो वो भी आपके P&L को पहले कम कर चुका है। जैसे मान लो आपने कमाए 20,000 और 20,000 का ही फर्नीचर पे लॉस हो गया, तो बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा ना। तो देखो एक बार ध्यान देते हैं अपन, मान लो आपने 20,000 रुपये कमाए तो अमाउंट कितना होता, घर में 20,000 होता, ये आपका P&L था। लेकिन आपने कोई सेल आउट की मशीनरी और मशीनरी को बेचने से आपको 20,000 का लॉस हो गया, तो 20,000 की कमाई की आपने और 20,000 का ही लॉस कर दिया, तो आप संस्था के लिए तो कुछ भी लेकर नहीं आए ना। तो ये जो P&L होता है इसको ये लॉस कम कर देता है पहले, यही ध्यान में रखना है। ये सभी एडजस्टमेंट पहले इसमें हुए हुए हैं, अपन उनका क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स पहले आपके P&L को कम कर चुका है, आप वापस उसको क्या कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। जैसे ऐड करेंगे एक्चुअल अमाउंट आ जाएगा। तो एक बार अपन मान लेते हैं कि 10,000 का लॉस था, वो अपन ने P&L में से कम कर दिया था। तो ध्यान देना ये 60 हुआ, 60 में ये ऐड कर देंगे 20, ये 20 60 में ऐड करना, यहाँ तक टोटल था, ये भी ऐड कर दिया, ये हो गए 1,10,000। तो देखो बोर्ड पे ध्यान देना, एक्चुअल प्रॉफिट था ना वो 20 नहीं था, संस्था का एक्चुअल प्रॉफिट कितना था, 1,10,000 था। अभी तो और एडजस्टमेंट करने हैं इसमें,
अब अपन आते हैं गुडविल का, पेटेंट का, ट्रेडमार्क का, कॉपीराइट का या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का रिटर्न ऑफ। इस रिटर्न ऑफ को अपन कैसे समझेंगे, बोर्ड पर ध्यान देना। जैसे आप क्वेश्चन करोगे ना कैश फ्लो का, तो आपके पास दो डिटेल आएगी। जैसे मान लो ये 2017 की आई, ये 2018 की रही। क्वेश्चन में जब बैलेंस शीट पढ़ोगे ना उसमें आएगी, उसमें आपको गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, अपन गुडविल को समझ लेते हैं, सब कैलकुलेशन हो जाएगी। ऐसे ही प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होगा, ऐसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट सब एक जैसे होंगे। ध्यान देना, जैसे 2017 की जो गुडविल है ना आपके पास, वो गुडविल थी 20,000। कितनी थी? 20,000। और अब वो गुडविल कितनी हो गई? 10,000। अब जैसे मैं गुडविल को समझा दूं ना, तो आप ध्यान रखना, यहां पेटेंट, ट्रेडमार्क लिख देंगे अपन, बोर्ड पर देखना। बताओ गुडविल कितनी थी? 20,000। और अब कितनी हो गई? 10,000। तो 10,000 कहां गई? तो 10,000 जो कम हुई ना, उसका नाम होता है रिटर्न ऑफ होना। और ये रिटर्न ऑफ जो होती है ना, वो P&L में से होती है। तो इसकी 10,000 से जो एंट्री करनी पड़ेगी ना, वो ये करनी पड़ेगी, P&L अकाउंट DR, P&L डेबिट होगा टू गुडविल, टू गुडविल अकाउंट। कितने से हुई? 10,000 से। जब ये एंट्री आपने की ना, तो आपको ये ध्यान में रखना है, P&L क्या हुआ? डेबिट हुआ। P&L डेबिट होना मतलब P&L कम हो जाता है। तो गुडविल का रिटर्न ऑफ या पेटेंट का रिटर्न ऑफ या ट्रेडमार्क का रिटर्न ऑफ या कॉपीराइट का या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का रिटर्न ऑफ P&L को पहले कम कर देता है। अब हम क्या करेंगे, इसको वापस ऐड कर देंगे। मान लो 10,000 अपन ने ऐड कर दिया, तो ये 1,10,000 था, इसमें 10,000 ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1,20,000। मतलब संस्था का प्रॉफिट पहले था ना, वो 1,20,000 था। अब देखो, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, अगर आपने कोई डिस्काउंट दिया इश्यू ऑन शेयर और डिबेंचर पर, तो वो भी आपके पास यहाँ देखना पड़ेगा आप लोगों को, इसकी भी आपको एंट्री समझनी पड़ेगी। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर की क्या एंट्री होती है? देखो ये एंट्री होती है, P&L अकाउंट DR टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर। ध्यान देना, P&L अकाउंट DR, मतलब इसने भी P&L को पहले क्या किया? कम किया। तो डिस्काउंट आपने दिया तो P&L को कम करेगा। बताओ, आप डिस्काउंट देंगे तो आपका लाभ कम होगा या ज़्यादा? फिक्स है, डिक्रीज होने वाला है। तो प्रॉफिट को ये कम कर चुका है। अगर ये पहले प्रॉफिट को कम कर चुका है तो अपन उसे वापस ऐड कर देंगे। मान लेते हैं ये 5,000 था, तो 5,000 हम इसमें क्या कर देंगे? वापस ऐड कर देंगे, ये ऐड हो जाएगा। बताओ, इंटरेस्ट पेड होता है, इंटरेस्ट पेड होता है, तो आपका लाभ डिक्रीज होता है कि इंक्रीज होता है? डिक्रीज होता है। इंटरेस्ट पेड जाएगा ब्याज, तो इसकी भी एंट्री क्या रहेगी? P&L अकाउंट DR टू इंटरेस्ट। ये भी मान लेते हैं एक बार 5,000 था, तो ये भी ऐड हो जाएगा। तो 110 था पहले, ये 20 हुआ, ये 30 हो गया। तो एक बार यहां तक टोटल कर देते हैं। आपको टोटल हर बार करने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे आप आगे करोगे पूरा का एडजस्टमेंट करने के साथ कर दोगे। मैं आप लोगों को एडजस्टमेंट समझाता जा रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं। ये हो गया 1,30,000। अब ध्यान देना, लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स। देखो यहां लॉस था, ऐड हुआ था, लेकिन लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट। अगर आप किसी भी असेट्स को सेल आउट करते हैं और उस पर प्रॉफिट होता है, अगर आपको प्रॉफिट होगा तो वो आपके प्रॉफिट को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। ध्यान देना, जैसे मान लो आपने 20,000 रुपये कमाए किसी व्यवसाय से और 10,000 कमाए किसी असेट्स को बेचकर, तो ये तो आपका व्यवसाय से रिलेटेड हुआ। लेकिन ये देखिए, तो ये आपने मान लो किसी फिक्स असेट्स को सेल आउट किया था, उससे हुआ, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो कितनी थी? 20, और सेल आउट होने से हुआ 10,000, तो टोटल अमाउंट तो कितना आया? 30 आया ना। ये तो है बिजनेस का प्रॉफिट, ये है किसी फिक्स असेट्स को बेचने का प्रॉफिट।
तो फिक्स असेट्स को बेचने से प्रॉफिट हुआ तो वो भी प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। तो टोटल प्रॉफिट तो 30,000 है, लेकिन अपन इसकी कैलकुलेशन करें तो अपन ये कह दें कि इसमें से है ना 10,000 लेस कर दो। कौन सा? फिक्स असेट्स को बेचने से जो हुआ उसको अपन ने लेस कर दिया, तो पीछे कितना बचा 20,000। तो ये 20,000 ही तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का था, यही आपको कैलकुलेशन करनी है। तो ये जो प्रॉफिट होता ना, ये आपके प्रॉफिट को पहले इंक्रीज कर चुका है, पहले बढ़ा चुका है। अब अपन को उसको लेस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी से निकालना है। तो हमने ये आपके पास ये लेस कर दिया। मान लो ये 20,000 था, तो 20,000 भी आपके पास लेस हो जाएगा। ये लेस वाला अमाउंट है, इसलिए आप इसको कोष्टक में डाल सकते हैं, लेस हो जाएगा अमाउंट में। तो अपन कैलकुलेशन देखें तो आपके पास 1,10,000, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से ये अमाउंट आपके पास आता है जब अपन कैलकुलेशन करते हैं। तो देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का वास्तविक प्रॉफिट था ना, वो 1,10,000 था। अभी इसमें कुछ एडजस्टमेंट और करने पड़ते हैं वर्किंग कैपिटल का, फिर इसमें से अपन टैक्स पेड कर देंगे। तो ये अमाउंट आपके पास नॉर्मल है। एड इंक्रीज इन करंट असेट्स और लेस डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, लेस इंक्रीज इन करंट असेट्स और एड डिक्रीज इन करंट असेट्स। इनके चार जो रूल रहते हैं वो मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। लायबिलिटीज इंक्रीज हुई, करंट लायबिलिटी बढ़ती है बढ़ाना है, घटती है घटाना है। मतलब अगर इंक्रीज हो रही है ऐड करना है, और अगर डिक्रीज हो रही है लेस करना है। करंट लायबिलिटी का रूल इनसे रिवर्स रहेगा। ये इंक्रीज हुई थी ना तब ऐड हुई थी, तो देखो ये लेस हो जाएगी, लेस इंक्रीज इन करंट असेट्स और ऐड डिक्रीज इन करंट असेट्स। फिर इसमें से लेस टैक्स पेड कर देंगे। तो इनके बारे में भी अपन समझेंगे फॉर्मेट में कि ये ऐड क्यों होता है, ये लेस क्यों हुआ, ये ऐड क्यों हुआ, ये लेस क्यों हुआ। थोड़ा सा ध्यान देना अमाउंट के बारे में। तो मैं आपके बारे में आगे बताता हूँ कि करंट असेट्स में इंक्रीज होता है, तो देखना कि इंक्रीज होता है क्यों है, ऐड क्यों होता है, लेस क्यों नहीं हो सकता। बच्चे पूछते हैं सर ये ऐड क्यों होता है, लेस क्यों नहीं हो सकता। तो ध्यान देना, सबसे पहले मैं क्रेडिटर लेता हूं। मैंने लिए क्रेडिटर, क्रेडिटर बोल दो, सप्लायर बोल दो। क्रेडिटर का मतलब है जिसने आपको उधार दे रखा है, जो व्यक्ति आप में मांगता है पैसा, वो आपका क्रेडिटर हुआ। तो देखना, मान लो पहले क्रेडिटर 10,000 थे और अब हो गए 20,000 क्रेडिटर। अब आप देखो क्रेडिटर इंक्रीज हुए, तो अगर ये इंक्रीज हुए 10,000 से, तो मतलब 10,000 ऐड होने चाहिए। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर इंक्रीज हुए इसलिए ऐड करना होता है। तो अब मैं इसका रूल समझाता हूँ, सुनना। पहले तुम लोगों ने किसी व्यक्ति से उधार लेकर रखा था 10,000 का, तो 10,000 का ही ले रखा था। अब आपने और उधार ले लिया, तो आपके पास तो अमाउंट आया ना, आपके घर में तो माल आया ना। आपने कोई भी परचेज किया उधार में, जैसे मान लो पहले आपके पास है ना 10,000 का मोबाइल था, तो मोबाइल 10,000 का ही था। अब मोबाइल कितने का हो गया, एक और ले लिया आपने, तो आपके घर में तो कैश का इनकमिंग हुआ ना। आपने दिया तो कुछ है ही नहीं, वो तो आप में मांगता है, जब देंगे तब आपके पास। अब अपन इसी का उल्टा समझते हैं, ये 20,000 आप में मांगता है। अब मान लो ये हो गया नील। अब ध्यान देना, तो पहले क्रेडिटर कितने थे, 20,000 थे, अब क्या हो गया नील। तो क्रेडिटर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ ना, तो ये आपको लेस करना चाहिए। अब आप समझेंगे कि सर ये लेस क्यों हुआ। ये क्रेडिटर था, ये पहले आप में मांगता था 20,000 रुपये, आपने इसको चुका दिया। अगर आपने इसे पेमेंट किया तो बताओ केस आया या गया, तो केस का आउटफ्लो हुआ ना आपसे। ये क्रेडिटर था तो ये केस का आउटफ्लो हुआ, आउटफ्लो हुआ मतलब डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, लेस हुआ। तो क्रेडिटर से समझ जाओगे आप। देखो क्रेडिटर पहले थे 10,000 फिर 20, तो क्रेडिटर बढ़े ना, तो हमें ऐड करना था। क्यों, हमने अगले को पेमेंट नहीं दिया, मोबाइल ले आए उधार में। तो अगर ले आए अपन उधार में
तो अपने पास तो ये अमाउंट आ गया ना। और अगर अपन ये बात करें कि 20,000 पहले थे, अब 0 के हो गए, तो हमने इसको पेड कर दिया, इसलिए इसको लेस कर दिया जाता है। अब अपन डेटर के बारे में समझते हैं। ये तो क्रेडिटर का था। अब डेटर में देखना, डेटर का मतलब होता है करंट असेट्स। करंट असेट्स इंक्रीज या डिक्रीज। डेटर का मतलब हमने किसी को माल उधार में बेचा। तो पहले अपन समझते हैं कि डेटर थे वो 20,000 के थे, अब हो गए 40,000 के। तो मतलब पहले आपने उधार कितना बेचा था, क्रेडिट कितना सेल आउट किया था, 20,000। अब क्रेडिट कितना हो गया, 40,000। तो पहले ये इंक्रीज हुआ। अगर ये इंक्रीज हुआ तो आपको देखना है लेस इंक्रीज इन करंट असेट्स। तो करंट असेट्स इंक्रीज हुई तो आपको लेस करना है, ये मैंने आपको बताया था। अब ये इंक्रीज क्यों हुई, ध्यान देना। बताओ, कोई भी डेटर था वो पहले 20,000 का था, हमने उसे उधार बेच दिया, आपने और उधार बेच दिया उसको, तो अपना माल तो गया और पैसा आया नहीं। तो कितने रुपए और गए, हमारे 20,000 और गए। तो ये 20,000 और गए तो हमारा आउटफ्लो हुआ, इसलिए केस का आउटफ्लो है। अब इसको अपन उल्टा समझते हैं। बताओ, पहले कितने के थे डेटर, 40,000 के थे। अब डेटर कितने के हो गए, 10,000 के हो गए। डेटर का मतलब होता है जो हमें पैसा देगा। तो पहले मैं अपन कितना मांगते थे, 40,000 रुपये मांगते थे। अब कितना मांगते हैं, 10,000 ही मांगते हैं। तो कैसे मांगते हैं, उसने हमें 30,000 रुपये चुका दिए, तो इसने हमें 30,000 रुपये चुका दिए, पेड कर दिए 30,000 रुपये पेड। पहले हम इसमें 40,000 मांग रहे थे, इसने 30,000 पेड किए, तो अब कितने मांगेंगे, 10,000। तो अगर इसने हमें पेड किए तो हमारे पास तो पैसा आया ना, इनकमिंग हुआ ना, तो केस का इनकमिंग हुआ, इसलिए ये डिक्रीज हुए ना। तो डिक्रीज इन करंट असेट्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। इसलिए ये रूल लगता है। तो आप इसको ज़्यादा जब क्वेश्चन करेंगे तब अपन इसको समझेंगे। तो बताओ, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इन लायबिलिटी का सीधा रूल है, लायबिलिटी बढ़ती है ऐड करना है, घटती है लेस करना है। लेकिन असेट्स का भी आपके पास रिवर्स करना है। अगर असेट्स इंक्रीज हो रही है लेस करना है, और अगर आपके पास डिक्रीज हो रही है ऐड करना है। तो इसके बारे में जब पूरा क्वेश्चन हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। लास्ट में लेस टैक्स पेड कर देंगे अपन, तो ये पूरा का पूरा फॉर्मेट तैयार हो जाएगा। तो ये आप देख लीजिएगा। तो ये अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटी हुआ। अभी इसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बाकी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी बाकी रहेगा। तो आज तो अपन ऑपरेटिंग एक्टिविटी समझेंगे, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में कल डिस्कशन करेंगे। तो आप इसको पढ़ के आइए, कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ लीजिएगा मुझे। तो अपन क्वेश्चन करेंगे तो इसी पे चलेंगे सभी क्वेश्चन।